देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन मेंटेनिंग फंक्शनल फिटनेस इन एज्ड पॉपुलेशन। ठीक है कि भाई एजिंग, देखो सिंपल सा मतलब एजिंग का पहले समझते हैं बुढ़ापा। एजिंग का मतलब सिंपल सा है कि बुढ़ापा, कि 30 साल के बाद जैसे जैसे अब उम्र बढ़ती जाती है उस तरह से एजिंग वाली कंडीशन आती जाती है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है एजिंग, एक्चुअली में है क्या या इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में वो हम समझते हैं। जनरली एजिंग के अंदर जो हमारा बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है या बॉडी की जितनी भी प्रोसेस है या फंक्शन है, जैसे कोई भी ऑर्गन कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, तो वो जो फंक्शन है बॉडी के वो स्लो हो जाता है। ठीक है, धीरे 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 क्या होता है इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इनका जो फंक्शन है धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, बोन्स हमारी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, नर्वस सिस्टम हमारा काम करना स्लो कर देता है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा क्या कहलाता है, एजिंग कहलाता है। ठीक है भाई, तो मीनिंग ऑफ एजिंग क्या दे रखा है इसके अंदर, एजिंग इज एन इनएविटेबल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मल्टी फैक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, तो एजिंग जो है वो इनएविटेबल और एक्सट्रीमली काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसेस है, जिसके अंदर मल्टीपल फैक्टर प्रोसेस, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस जो हैं वो स्लो होती हैं। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव degeneration of organ system and tissues. It is largely determined by genetics and influenced by a wide range of environment factors such as diet, exercise, exposure to microorganism. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एजिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकती है, डाइट हो सकती है, एक्सपोजर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है जो एजिंग को अफेक्ट कर सकता है। जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं उनको एजिंग वाले सिम्टम जो है ज़्यादा जल्दी दिखाई देते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके अंदर एजिंग के फैक्टर जल्दी दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। पोल्यूटेंट्स एंड रेडिएशंस, in fact aging is a process of gradual change in the body with passes of time. These changes are noticeable usually after 30s. Aging in its broadcast change the continuous and irreversible decline in the efficiency of various physiological function. सिंपल सी बात है कि जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, बॉडी के जो फंक्शंस हैं, उनके अंदर ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है। फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, जो कि इरिवर्सिबल है, कि वो वापस से क्या नहीं सकते, अब वापस से जो है मतलब जो फंक्शन जो स्लो हो गए वापस से तेज नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में कभी देखा है आपने, कभी बुढ़ापे में वापस से एनर्जेटिक या उनका मेटाबॉलिज्म वापस से सही होता हुआ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब क्या है, इरिवर्सिबल है। किसी बीमारी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो वो तो दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह, ट्रीटमेंट कंप्लीट करने पर वापस से हम रिकवर कर जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे के अंदर जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। एजिंग के अंदर जो चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, फर्स्ट दे रखा है चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है कि एज के साथ हमारा मसल्स की साइज और स्ट्रेंथ क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। 35 से 45 साल के अंदर, 35 से 45 साल के बीच में एजिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हमारे मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। 60 साल तक हमारे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है लगभग 20% ही रह जाती है। ठीक है, मसल की जो स्ट्रेंथ है कितनी रह जाती है, 20% के आसपास ही रह जाती है। ठीक है, चेंज इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, द एडवांसमेंट ऑफ एज आर बॉडी नीड लेस एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है बॉडी के अंदर वाले जितनी भी प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है। चाहे बॉडी के अंदर प्रोटीन का टूटना हो, किसी चीज़ का डाइजेशन होना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होना है, या ऑक्सीजन से ग्लूकोज से ऑक्सीजन जुड़कर या रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी है, ये सारी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाती है। फैट का डाइजेशन करना है, फैट को ऑब्जर्व करना है, प्रोटीन को तोड़ना है, प्रोटीन को ऑब्जर्व करना है, ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। सिंपल सी बात है कि चेंज इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, सारा बॉडी के कंपोजिशन के अंदर क्या होगा, चेंजेस आएंगे। चेंज इन बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी के अंदर चेंजेस आएंगे।
जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 40 के ऊपर हम होते जाते हैं, हमारी बोन के अंदर जो फॉस्फोरस है, कैल्शियम डिपोजिशन जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, बोन्स हमारी वीक होती जाती है। ठीक है, ये सारा दे रखा है। ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन आ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हमारी बोन्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ये वाली कंडीशन आ सकती है। वेट हमारा रिडक्ट हो सकता है, वेट हमारा कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमने पहले ही बात कर ली, हमारे सिस्टम जो है वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है द नंबर ऑफ रिसर्च स्टडी शो द परमोनरी फंक्शन इम्पेयर विद द एडवांस एज, द एयरवे एंड लंग्स टिश्यूज बिकम लेस इलास्टिक। हमारे लंग्स जो है इलास्टिसिटी जो उनमें को होती है एक्सपेंड होने की, कॉन्टैक्ट होने की जो इलास्टिसिटी होती है लंग्स के अंदर वो कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कम एयर हमारे लंग्स के अंदर जाएगी। थोड़ा सा भी मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें जल्दी से क्या होगा, ब्रीथ हमारी बढ़ जाएगी, सांस हमारा भरने लग जाएगा। ये सारी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये है टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, वो सारी क्या हो जाएगी हमारी, जो हमने पढ़ी थी कल, वो सारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चेंज इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपने सुना होगा कि बुढ़ापे के अंदर जो हार्ट है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। हार्ट जो है काफ़ी स्लो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, धड़कनें, हमारी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट की इलास्टिसिटी, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बुढ़ापे के अंदर क्या होता है, एजिंग के अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा चेंज इन नर्वस सिस्टम के अंदर चेंजेस, हमारे ब्रेन भी अफेक्ट होता है इसके अंदर। नंबर ऑफ रिसर्च स्टडी इंडिकेट द रिएक्शन टाइम मूवमेंट टाइम स्लो विद इंक्रीजिंग एज। ठीक है, हमारा रिएक्शन टाइम या मूवमेंट टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, द ब्रेन वेट एंड द साइज ऑफ इट्स नेटवर्क एंड इट्स ब्लड फ्लो डिक्रीज विद एज। हाउएवर ब्रेन अडप्ट these changes, growing new pattern nerve ending and to recall memories become slow। हमारा जो मेमोरीज है वो वीक हो जाती है, याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ये वाला। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम मतलब ये बात कर रहा है किसकी, हमारे डाइजेशन की। किसकी बात कर रहा है, ये डाइजेशन की बात कर रहा है। डाइजेशन के अंदर क्या है, विद इंक्रीजिंग एज देयर इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड स्लाइवा। बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्लाइवा जो है कम बनना स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, निकलने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा यहाँ एक वर्ड और देखा है, डिलेड एम्पटिंग ऑफ स्टमिक। जैसे 30 से पहले वाले जो होते हैं एज के, उनके अंदर डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है। पेट के अंदर जो भी चीज़ें वो खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है, पेट आराम से खाली जाता है, फिर दूसरी चीज़ वो खा सकते हैं। लेकिन जो एज्ड या एजिंग फेज़ के अंदर होते हैं, उनके अंदर जो वो खाते हैं तो उनका स्लो डाइजेशन हो जाता है, जिससे पेट उनका जल्दी से खाली नहीं होता है, इसलिए उनको भूख कम लगती है। ठीक है, चेंज इन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मास ऑफ किडनी डिक्रीज, एज वी एज मास ऑफ द किडनी डिक्रीज, this lead to reduction of rate of blood filtration by kidney, the capacity of bladder decrease, there is increase in residual urine, the chances of urinary infection with increasing age, it takes a long time for kidney to get rid waste product। ठीक है, इसके अलावा यूरिनेशन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा किडनी से रिलेटेड कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल सी बात है, चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, बॉडी की कम हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। हाथ पैर मूवमेंट जो करवाते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी जो है कंडीशन देखने को मिलती है। लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं। चेंज इन सेंस के अंदर चेंज हो जाता है। चेंज इन विजन, नज़रें कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, नज़रें कमज़ोर हो जाती है। चेंज इन हियरिंग, सुनने में दिक्कत आ जाती है, सुनने में दिक्कत होती है। चेंज इन हियरिंग, सुनाई कम देने लग जाता है। आपने देखा होगा जो एज वाले ग्रुप वाले होते हैं उनके
ओल्ड एज वाले होते हैं उनकी सुनने में प्रॉब्लम होती है उनकी, ठीक है। चेंज इन टेस्ट, चेंज इन स्मेल, मतलब सेंस में काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जब एजिंग वाली कंडीशन आती है तो ह्यूमन बींग्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी एनिमल की बात करें तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाता है, उनके वेरियस फंक्शन जो है, बॉडी वेरियस सिस्टम जो है वो सब क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेनिंग फंक्शन फिटनेस इन एज पॉपुलेशन। अब क्या ऐसी तरीके अपनाएं कि हम एजिंग के अंदर भी हम अपने आप को नॉर्मल लोगों के कंपेरिजन में ज़्यादा फिट रख सकें। तो रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन मेंटेनिंग फंक्शनल फिटनेस ऑफ द एज ग्रुप, एज पॉपुलेशन। तो एज पॉपुलेशन मतलब जो एज्ड या एजिंग की फेज़ में है वो अगर एक्सरसाइज कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं बॉडी की या फिजिकल एक्टिविटी अपनाते हैं तो वो अपने बॉडी को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस एक्सरसाइज करने से? रिड्यूस द लॉस ऑफ मसल्स मास। देखिए मसल्स मास जो लॉस होता है जनरली हमने पढ़ा है अभी कि जैसे जैसे एजिंग आती है तो मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स साइज कमजोर हो जाती है, मसल्स मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, फैट बॉडी के ऊपर ज़्यादा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लॉस ऑफ मसल मास है वो रुक जाएगा, ठीक है। हमारे मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, मसल्स जो है हमारे उनके साइज़ जो है जो तेज़ी से गिर रही है वो साइज़ जो है बनी रहेगी, मसल्स मास जो है हमारा रिड्यूस नहीं होगा। हेल्प इन द मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, हमारी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। सॉरी। स्लो डाउन ब्रेन एजिंग, ब्रेन जो हमारा क्या कर रहा है, काम करना स्लो कर दिया है, हमारा जो रिएक्शन टाइम है या हमारा जो वर्किंग टाइम है या हमारा जो बॉडी के मूवमेंट का जो टाइम है वो जो कम हो जाता है एज की वजह से, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। ये सारा दे रखा है। इसके अलावा रिड्यूस द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज़, बीमारी, कई बीमारियां हमारे अंदर एज से रिलेटेड होती है, जैसे हाइपर, जैसे बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी डिजीज़ है, डायबिटीज़ की बात करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बढ़ना, ओबेसिटी मोटापा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़ को कम कर सकती है। एलडीएल, एलडीएल क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम एलडीएल बोलते हैं, ठीक है। इसको जनरली फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। इंक्रीज एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा बढ़ता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वेसल्स स्टिफनेस, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्टिफनेस आती है, मतलब जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो कम हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अगर हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं तो। इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ पढ़ लिया है हमने। एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने वाले की जो लंग्स की कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जाती है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी जो है कंटिन्यूस बनी रहेगी, क्योंकि जनरली एजिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी की वो कम हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जितना ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो करते हैं, उनके हाथ पैर इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहती है कंपेरिजन टू द नॉर्मल पर्सन जो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन, आपने देखा होगा जो लोग आपके आसपास लोगों को देखा होगा, कुछ एज्ड ग्रुप वाले जो आते हैं सुबह सुबह, देखा होगा आपने, वो रनिंग वगैरह करते हैं या फिर वॉकिंग वगैरह पार्क्स वगैरह में आपने देखा होगा वॉकिंग वगैरह आते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं। तो उनमें उन नॉर्मल जो हमारे घरों में जो नहीं करते, मतलब जो नहीं करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, जो इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं रहते हैं, तो आपने उनमें कई डिफरेंस देखा होगा। आपको वो जो है जो वॉकिंग करने आते हैं, रनिंग करने आते हैं, वो आपको फ्रेश महसूस होंगे, ठीक है। और उनकी बातचीत करने का तरीका भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगेगा, उनकी बॉडी का मूवमेंट आपको फ्रेश लगेगा, बॉडी का मूवमेंट आपको सही लगेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आपको देखने को मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है और वो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, टेंशन फ्री है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो एक एक्सरसाइज का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो एक्सरसाइज करता है वो टेंशन फ्री रहता है, वो स्ट्रेस में नहीं जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज अगर हम हमारी लाइफ में लाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को हम हमारा इम्पोर्टेंट एक, जैसे भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारा डेली रूटीन का जो वर्क है जो ज़रूरी है हमारा करना, जैसे सुबह उठते हैं नहाना
नहाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है ना, लाइफ को जीने के लिए ये ज़रूरी है। तो लाइफ का आधा घंटा जो है, लाइफ का आधा घंटा वो इन एक्सरसाइज को दे दो आप। मतलब एक्सरसाइज को भी आप एक तरह से क्या कर लो, नेसेसरी वर्क अपनी लाइफ का मान लो कि भाई ये भी मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है, ठीक है भाई। खाना खा ही रहे हो ना आप डेली, कभी ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है खाने खाने का, या फिर आप नहा तो रहे हो, बाथिंग भी कर रहे हो, ब्रशिंग भी कर रहे हो, मतलब जो डेली रूटीन के काम है जो आप करते हो टाइम निकाल कर करना पड़ता है, उसी तरह से एक्सरसाइज को भी आपको टाइम निकाल कर करना पड़ेगा। क्योंकि ले दे के इस टाइम मेन जो आपका साथ देने वाला है वो आपकी खुद की फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आपको अच्छा फिजिकली दिखना है और गुड मेंटली आपकी हेल्थ दिखनी है तो आपको एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी। क्योंकि जैसा हमारा खान पान है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज से हम काफ़ी डिजीज से दूर रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी अच्छी रहती है, मेंटली हम फिट रहते हैं। और जहाँ हम फिजिकली और मेंटली फिट है वहीं हमारा जो है वही जो है हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है कि किस तरह से एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी अच्छी होती है हमारे लिए। ये फीमेल के लिए था, स्टार्टिंग में फीमेल के लिए बताया गया था, लेकिन मेल फीमेल दोनों की ही केस में एक्सरसाइज जो है अपना खुद का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम स्टूडेंट, अभी आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को एक लाइफ का एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि 15-20 मिनट या आधे घंटे में अगर आप इसको रूटीन बनाते हो अपनी लाइफ का तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिजिकली तो हेल्थी रहेगा, मेंटली, क्योंकि आपका मेन जो काम है अभी मेंटल या ब्रेन का काम ज़्यादा है, क्योंकि स्टडी में ब्रेन का यूज़ ज़्यादा होता है। और ब्रेन अच्छा काम जब करेगा जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी। मान लो आप फिजिकल फिट नहीं हो, बीमार रहते हो, ठीक है, तो आपका ब्रेन कहाँ से काम करेगा? तो आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली भी फिट हो, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी अच्छा नॉलेज दी गई है, काफ़ी अच्छा समझाया गया है। आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखो फिजिकल के अंदर इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली अपने टॉपिक्स अगर पता है इस, क्योंकि इन हर टॉपिक का बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक को अगर याद कर लो तो उनके अंदर आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर लेके जो भी सूटेबल चैप्टर होगा बायोलॉजी से रिलेटेड वो चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।